Welcome student. Today we will study about Mr. Gandhi's educational thoughts and ideas. मैं आपको आज गांधी जी की जो शैक्षिक सोच है या उनका जो शिक्षा को लेकर जो दृष्टिकोण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि गांधी जी का राजनीति में ज़्यादा योगदान है या राजनीतिक क्षेत्र में या राष्ट्रीय चेतना को जगाने में गांधी जी का योगदान ज़्यादा माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी शैक्षिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कम अनुभवी थे या उनकी जानकारी कम थी। एजुकेशनल क्षेत्र में भी उन्होंने एक स्पष्ट एक विचारधारा या एक स्पष्ट कार्यक्रम रखा था, जिसके माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय तत्वों के साथ साथ स्थानीय तत्वों में भी एकीकरण का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने मुख्यतः एक सुझाव दिया कि जो एजुकेशन है वह प्राथमिक तो स्पष्ट तौर पर मातृभाषा में ही उपलब्ध होनी चाहिए। उच्च शिक्षा भी अंग्रेजी माध्यम में प्रदान नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा से शिक्षित होंगे उनकी संस्कृति, उनकी सोच, उनकी समझ पर भी उसी प्रकार की भाषा का या उसी प्रकार की सभ्यता या संस्कृति का प्रभाव रहेगा। ऐसा गांधी जी का मानना था। उन्होंने 7 साल की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा का सुझाव दिया। उन्होंने सहज ज्ञान पर जोर दिया कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें या जो छोटे छोटे जो बालक होते हैं प्राथमिक शिक्षा में आने से पूर्व या प्राथमिक शिक्षा के दौरान, तो उनकी जो सहज वृत्तियां हैं या उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा उन बालकों को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की ओर प्रेरित करने का सुझाव गांधी जी के द्वारा दिया गया। इतना ही नहीं, गांधी जी के द्वारा ये भी कहा गया कि जो एजुकेशन है वो आपके जितने भी एक तो पहली बात ध्यान रखें कि सामाजिक संरचना का आधार ही शिक्षा है, और शिक्षा में जितना परिवर्तन आप सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए करेंगे, उतनी ही वो शिक्षा उस समाज के लिए उपयोगी होगी। अन्यथा वह शिक्षा केवल मात्र किताबी ज्ञान होगी। गांधी जी ने इसके आगे ये भी कहा है कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो आत्मज्ञान प्राप्त करना। उनका मानना था कि जो भी व्यक्ति, आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति सत्य और अहिंसा के विषय को समझता है तो वह निरक्षर होते हुए भी पूर्ण ज्ञानी है, ऐसा कहते हैं गांधी जी। क्या है वो? पूर्ण ज्ञानी। ठीक है, कैसे होते हुए? निरक्षर होते हुए भी वो पूर्ण ज्ञानी है। यानी गांधी जी यहाँ पर किताबी शिक्षा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर किताबी शिक्षा का क्या नहीं कर रहे हैं? समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हम उनकी बात करें कि जो भी हैं शिक्षा, चरित्र और ज्ञान जो है, उन सब के मध्य ही उनका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही किसका उद्देश्य है? शिक्षा का। तो हम लिखते हैं गांधी जी का शिक्षा संबंधी जो विचार है उसमें लेकिन एक शिक्षा कौन सी नहीं, लेकिन मात्र किताबी शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे। किताबी शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे। शिक्षा का समर्थन करते थे, लेकिन केवल मात्र किताबी शिक्षा का किसी भी प्रकार से सपोर्ट गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि वह व्यक्ति को सिर्फ किताबी ज्ञान देती है, उसकी समझ, उसकी सहज प्रवृत्तियों को दबा देती है या रटने की प्रवृत्ति विकसित करती है। ऐसा गांधी जी का मानना था। तो इसलिए गांधी जी ने शिक्षा को उच्चतम श्रेणी में रखा, लेकिन मात्र किताबी शिक्षा का समर्थन करने का विचार उन्होंने त्याग दिया। या आप भी जानते हैं कि कई लोग किताबी ज्ञान लेकर ऊंची ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन वे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, कहते क्या हैं, और दूसरी बात आवश्यक क्या है, ऐसा कुछ वो डिस्क्राइब या वर्णन नहीं कर पाते हैं।
तो गांधी जी जो हैं वो शिक्षा को समर्थन करते हैं और इसे शिक्षा को आदर्श सामाजिक प्रणाली की नींव मानते हैं। ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो कहते हैं कि अगर शिक्षा अच्छी होगी या शिक्षा का माध्यम अच्छा होगा या शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होंगे या शिक्षा की जो योजनाएं हैं वे जन सामान्य को या उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बनाई जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं एक आदर्श सामाजिक प्रणाली की क्या कर देंगी, स्थापना कर देंगी। और इसके लिए अब देखिए गांधी जी के लिए बात करते हैं, उन्होंने खुद ने भी मैंने यहाँ कहा है उच्च शिक्षित न कि साक्षर। आपको मेरी बात समझ में आ गई कि उच्च शिक्षित कह रहा हूँ मैं गांधी जी को, मैं डिग्री के आधार पर साक्षर नहीं कह रहा हूँ, शिक्षित कह रहा हूँ। शिक्षित और साक्षर में इतना ही अंतर है कि जो व्यक्ति बिना किताबी डिग्री या ज्ञान के भी सहज ज्ञान रखता है और उस ज्ञान के अनुरूप अपने आचरण को निरंतर परिवर्तित करता है या समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए जो प्रक्रियाएं करता है या मानव होने के नाते जो उसके दायित्व हैं उनका उसे ज्ञान है, तो वह क्या कहलाएगा, शिक्षित कहलाएगा। और सिर्फ उसे लिखना पढ़ना आता है, किताब पढ़ना, किताब लिखना, कोई लेटर वगैरह, ये जो लिखाई पढ़ाई से संबंधित जो कार्य उसको करने आते हैं या डिग्रियां उसके पास अगर हैं तो वह केवल साक्षर कहलाएगा। गांधी जी शिक्षित और साक्षर दोनों ही थे, ठीक है। और कुछ व्यक्ति साक्षर होते हैं लेकिन शिक्षित नहीं होते, कुछ शिक्षित होते हैं लेकिन साक्षर नहीं होते। ठीक है, गांधी जी स्वयं भी एक उच्च शिक्षित और साक्षर दोनों ही थे, स्वयं भी उच्च शिक्षित एवं साक्षर दोनों ही थे। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की, ठीक है, जिसके निम्नलिखित तत्व हैं। सबसे पहला है शिक्षा योजना क्या थी या वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा योजना के अंतर्गत गांधी जी ने निम्न विचार प्रस्तुत किए। शिक्षा के द्वारा, अब ये मत कह देना ये सर प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य ये क्या, ये अंतिम रूप से जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे और जीवन भर चलने वाली जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात हो रही है। शिक्षा के द्वारा आत्म तत्व की पहचान करना, आत्म तत्व की पहचान करना, एवं उसे आचरण में उतारने की तत्परता। जिज्ञासा एवं तत्परता।
साथ ही उसे समाहित करने की क्षमता प्राप्त करना। ये गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है, या जिसको हम शिक्षा कह रहे हैं। ठीक है, अब ये अगर कैपेसिटी आ जाएगी, इसे ही गांधी जी ने, मैं लिख दूं आगे, इसे ही गांधी जी ने आत्मज्ञान कहा है। क्या कह रहे हैं गांधी जी से? आत्मज्ञान। इसे ही गांधी जी क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञान कह रहे हैं। अब इसके आगे चलते हैं और भी इसके अनुसार गांधी जी आगे कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्रक्रिया में व्यक्ति कई विषयों का अध्ययन करता है। व्यक्ति कई विषयों का अध्ययन करता है। ठीक है, लेकिन कई विषयों का क्या करेगा? वो अध्ययन करेगा, लेकिन इन विषयों का मात्र किताबी ज्ञान नहीं, इन विषयों का किताबी ज्ञान मात्र नहीं, ये सीधी सी बात है। उद्देश्य नहीं है। आप समझ गए कि गांधी जी जो आपको है वो खुद भी बहुत डीप नॉलेज प्राप्त करने की बात करते थे, और डीप नॉलेज प्राप्त करने का मतलब है कई विषयों का अध्ययन करना, लेकिन किताबी ज्ञान मात्र नहीं अपितु सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। जो वास्तविक तत्व है उसका सच्चा ज्ञान, या उस विषय का मूल तत्व क्या है, मूल तत्व को प्राप्त करना। मुख्य उद्देश्य है, यानी ये इनकी योजना है कि वो जो शिक्षा देंगे या जिस शिक्षा की बात करेंगे वहाँ पर रटने की प्रवृत्ति नहीं है। वहाँ रटने की बजाय किसको प्राप्त करना है? मूल तत्व को, जो उस विषय के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अब मूल तत्व क्या है? मैंने भी आपको पहले ही बताया, आप में आत्मज्ञान की क्षमता प्राप्त करना, और उस क्षमता को प्राप्त करने के बाद उसको समाज सेवा में लगाना। व्यक्ति के चरित्र व व्यक्तित्व का निर्माण करना, व्यक्तित्व के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण भी शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। कौन कह रहे हैं? मिस्टर गांधी। ये उनका प्लान है कि प्रत्येक भारतीय को जो शिक्षा मिले, उस शिक्षा के अंतर्गत वे ऐसा कोई काम नहीं करें जिसके द्वारा व्यक्ति की व्यक्तित्व में किसी प्रकार की कोई बाधा आए, या व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट तौर से निर्मित नहीं कर पाए। तो ऐसी एजुकेशन प्रणाली जो है उसे डेवलप करने के लिए
हमें हमारी शिक्षा योजना बनानी चाहिए जो कि बेहतर तरीके से काम कर सके। ठीक है, आगे चलें। तो अब इस शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया? व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करना? निर्माण करना। और एक शब्द और हमने कहा था, गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार सच्चा ज्ञान, अभी बताया था ना, उसको प्राप्त करना। सच्चा ज्ञान का मतलब क्या? सत्य और असत्य में भेद करने की जो कैपेसिटी है वो, सत्य व असत्य में भेद करने की कैपेसिटी। अब भेद कर दूंगा तो कई लोग चक्कर में पड़ जाएंगे, भेद क्या हो गया? भेद का मतलब अंतर करने की कैपेसिटी। अंतर करने की क्षमता, कैपेसिटी। कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम गांधी जी ने जो शिक्षा की योजना बनाई है, उस शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का निर्माण करना, उसके चरित्र का निर्माण करना, उसके अलावा उसमें सत्य और असत्य के प्रति जो सत्य और असत्य में जो भेद है, या वास्तव में क्या चीज़ सत्य और क्या चीज़ असत्य है, उसके बारे में चर्चा करने की या विचार करने की, उनको अलग अलग करने की और सत्य का आचरण करने की कैपेसिटी आ जाए। यानी मूल तत्व जो है वो गांधी जी के अनुसार ये दो चीज़ें हैं, सत्य और अहिंसा। इनको व्यक्ति अपने आचरण में उतार ले, मूल तत्व को अपने आचरण में उतार ले, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले, जो कि आत्मज्ञान, मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ, किस लिए मेरा जन्म है, या मैं समाज में या मानव समाज के लिए मैं किस तरह से अपना योगदान दे सकता हूँ। जब इन सब बातों के विषय में चर्चा कर लेता है, विचार कर लेता है और उसके अनुरूप अपने आचरण में परिवर्तन कर लेता है, तो उस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान हो जाता है, जिसको हम अगर पहले पाठ की चर्चा करें, पहले में जिसको मोक्ष कह रहे थे हम, 4 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ है मोक्ष। तो उस मोक्ष को कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड कर सकते हैं हम? सच्चा ज्ञान। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य या शिक्षित व्यक्ति के द्वारा समाज सेवा में अग्रसर होना भी शिक्षित व्यक्ति समाज सेवा में भी क्या रहते हैं? अग्रसर होते हैं। अब जो एक सेंटेंस जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको देखें आप। गांधी जी कह रहे हैं कि जिसने सत्य और अहिंसा को जान लिया है, जिसने सत्य व अहिंसा को जान लिया है, गांधी जी का सेंटेंस है, इसको याद रखें। वह निरक्षर होते हुए भी ज्ञानी है। वह निरक्षर होते हुए भी ज्ञानी है। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने। और यही उनकी शिक्षा की योजना है। पूरी तरह से वो क्या करना चाह रहे हैं? शिक्षा का सिद्धांत या शिक्षा की योजना, योजना की बजाय यहाँ पर क्या रहेगा? सिद्धांत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये बताया, कंसेप्ट दिया है कि मेरी शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, या मुझे शिक्षा में किस तरह का योगदान देना चाहिए, या शिक्षित व्यक्ति के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। अब एक बार इसको देख लें आप। उच्चतम श्रेणी में रखते हैं, लेकिन किताबी शिक्षा का, मात्र किताबी शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे।
उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि अगर शिक्षा को आदर्श सामाजिक प्रणाली की नींव माना है, यानी जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतनी अच्छी ही सामाजिक प्रणाली होगी, सामाजिक हमारा दायरा होगा, उतना ही सामाजिक हमारा डेवलपमेंट होगा। वो खुद भी शिक्षित भी थे और साक्षर दोनों ही थे, इसलिए उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण, मैंने आपको भी बताया, आत्म तत्व को समझना कोई छोटी या मामूली बात नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य पता लगता है हमको कि हम इस धरती पर आए हैं तो क्यों आए हैं, और हमें इस धरती पर आने के बाद क्या क्या या किस तरह से अपने आचरण को शुद्ध करना है, और उस आचरण में उस आत्म तत्व को किस प्रकार से हम उतार सकते हैं, या उतारने की हमें जल्दबाजी होनी चाहिए कि हाँ मैं उतारना चाहता हूँ, जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। और जब वो आप उस तत्पर हो जाएं उस कार्य को करने के लिए, तो उस चीज़ को अपने आचरण में उतारने की क्षमता प्राप्त कर लें। कई बार होता है ना, हम सफल होते हैं अपने जीवन में, लेकिन सफलता को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर सफलता को कंटिन्यूअस बनाए रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक बार जीवन में सफल होने का या सफलता का मौका मिलता है, और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो जीवन में उस सफलता को अचीव भी करते हैं, लेकिन जो उससे ज़्यादा बड़े जो लोग हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज्ञानी या समझदार जो लोग हैं, वो उस सफलता को बनाए रखने में भी उतनी ही क्षमता का प्रयोग करते हैं, यानी वो उसी आधार पर बनाए भी रखते हैं, ठीक है। आगे देखें आप, तो यही बात गांधी जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ सफल नहीं हुए, उस सफलता को अपने अंदर समाहित करने की, पचाने की भी क्या रखें, क्षमता प्राप्त करें। इसे ही गांधी जी ने क्या कहा, आत्मज्ञान। आगे देखें आप, गांधी जी की आत्मज्ञान की प्रक्रिया में व्यक्ति कई विषयों का अध्ययन करता है। अब कई विषयों का मतलब किताबी ज्ञान मात्र नहीं, कई विषयों का किताबी ज्ञान भी प्राप्त करता है, और कई विषयों की प्रैक्टिकल नॉलेज भी वो प्राप्त करता है। और प्राप्त करना उद्देश्य है नहीं है, है ना। किताबी ज्ञान नॉलेज नहीं, जो आपने सीखा है, पढ़ा है वेद शास्त्र या कहीं से भी, तो आप उस ज्ञान को प्राप्त करने का उद्देश्य रखें। और इसके अलावा व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण भी शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी ऐसी शिक्षा हो जो व्यक्ति को बता सके कि समाज के मूल्य क्या हैं, राष्ट्र के मूल्य क्या हैं, या राष्ट्र को किस प्रकार से समृद्धिशाली बनाया जा सकता है, या व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है, व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकता है, किन माध्यमों से कर सकता है, और उसकी आवश्यकता क्यों है, ऐसा कौन बताएगा, ये शिक्षा बताएगी। चरित्र क्या होता है, चरित्र व्यक्ति जो संकट काल परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थिर बनाए रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब विपत्ति आती है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपने सिद्धांतों को छोड़ देता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आचरण को बदल लेता है, रिश्वत देने लगते हैं आज के ज़माने में, रिश्वत लेने लगता है आज के ज़माने में, क्योंकि उसका चरित्र क्या है, नहीं है, वो चरित्रहीन लोगों की श्रेणी में आते हैं। यानी जो संकट है, आप विपत्ति में और सुख में या उन्नति के समय में, विपत्ति और उन्नति के समय में जो काम करते हैं, दोनों परिस्थितियों में समान रूप से जो व्यवहार रहता है वो आपका चरित्र का निर्माण करता है। कई लोग सुख में तो जैसे सफलता प्राप्त करने पर उनमें, संकट के समय तो वो शांत, गंभीर, मेहनती, ये सारे तत्व होते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता प्राप्त करते हैं तो उनमें अहंकार, घमंड, आलस्य, इस तरह के तत्व आने लगते हैं। तो वास्तव में उसका चरित्र वो ही माना जाएगा जब उसने सफलता प्राप्त की, और उस सफलता प्राप्त करने के बाद उसके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आ रहे हैं। तो शिक्षा ये कह रही है कि चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण किया जाना चाहिए, और ऐसे का जिससे कि वह सत्य और असत्य में क्या कर ले, भेद कर ले, अंतर कर ले, और शिक्षित जो व्यक्ति हैं वो समाज सेवा में भी अग्रसर होते हैं। यानी ऐसी शिक्षा हमको, ये कुछ मूल बातें हैं जिनको आप अपने शब्दों में और अच्छा उतार सकते हैं। जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि सत्य और अहिंसा का पालन कीजिए, तो भी आप निरक्षर होते हुए क्या कहलाएंगे, ज्ञानी कहलाएंगे। लेकिन क्या उसको डिग्री मिल जाएगी, क्या नहीं मिलेगी। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि किताबी ज्ञान से ये वाला ज्ञान ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी आगे क्या बना रहे हैं, अपनी शिक्षा योजना बना रहे हैं, ठीक है। और उस शिक्षा योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए गांधी जी के द्वारा शिक्षा योजना के बाद शिक्षा की जो भूमिका है
उसको भी स्पष्ट किया गया। अभी आप सभी जानते हैं कि सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है। अगर वह समता निर्माण नहीं करेंगे आप, तो आपको भविष्य में जैसे मोह माया, हमारा सच्चा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है, मित्र वास्तव में मित्र कौन सा है जो हमारे मुंह पर हमारी प्रशंसा करता है और पीछे से हमारी बुराई करता है। तो कुछ लोगों को ये अच्छा लग सकता है, या वो मित्र जो हमारे मुंह पर हमारी कमियां बता देता है और पीछे से हमारा अहित नहीं करता है, वह वाकई में मित्र। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली डेवलप की जानी चाहिए जो कि व्यक्ति को, मित्रता के मामले में मैंने वो उदाहरण दिया है, ऐसे शिक्षक के मामले भी हो सकता है, राष्ट्र देशभक्त के मामले में हो सकता है, ऐसे भी किसी बात के सही और गलत होने के भी कई विभिन्न पक्ष हो सकते हैं। तो उन्हीं पक्षों को जानते हुए और उन्हीं पक्षों में भेद करने की कैपेसिटी को क्या कह रहे हैं हम, हमारी शिक्षा का सिद्धांत। किसके अनुसार? मिस्टर गांधी जी के अनुसार। आगे देखेंगे हम शिक्षा की योजना। शिक्षा की योजना। अब देखो गांधी जी, गांधी जी के बारे में बात करते हैं। गांधी जी खुद तो विदेश पढ़ने गए थे, तो इसका मतलब नहीं है कि वो भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक नहीं है। खुद ने अंग्रेजी मीडियम में एजुकेशन प्राप्त की, अंग्रेजी की बहुत अच्छी नॉलेज थी उनको, बहुत अच्छे वकील थे। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं कि गांधी जी की राष्ट्रवादी भावनाएं कहीं कमज़ोर पड़ रही हैं। व्यक्ति को जब वो चोट लगती है तब तक उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं थी। उन्हें लगता था कि वकालत करना और वकालत करके सरकारी नौकरी करना ही क्या माना जाता था उनके द्वारा उस समय एक अच्छा उद्देश्य माना जाता। शिक्षा की योजना। शिक्षा योजना। अब देखो शिक्षा योजना की अगर बात करें तो गांधी जी ऐसी शिक्षा प्रणाली लाना चाहते हैं या ऐसी शिक्षा योजना लाना चाहते हैं जो कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होने का महत्व बता सके। ठीक है, और आत्मनिर्भर होने के बाद आप में उस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की क्षमता भी आ सके। ऐसा नहीं है कि आप किसी के डर से, दबाव से या किसी लालच में इंडिपेंडेंट होने की बात करें और फिर इंडिपेंडेंट होने के बाद आप अपने आप को संतुलित नहीं रख पाएँ। वो किसी भी राष्ट्र के विरोधी नहीं थे, लेकिन भारत पर अंग्रेजी शासन का समर्थन इसलिए नहीं करते थे क्योंकि अंग्रेजी शासन पर भारतीय की जो डिपेंडेंसी बढ़ गई थी, उस डिपेंडेंसी के कारण भारतीयों के मानव मस्तिष्क का विकास, मन और मस्तिष्क का विकास नहीं हो पा रहा था। वो अपनी हर छोटे बड़े विवाद के लिए या किसी भी सहायता के लिए अंग्रेजी प्रशासन की ओर आंखें ताड़ने लगते थे, मतलब उनकी तरफ मुंह ताकते थे उनका कि ये अंग्रेजी व्यक्ति हमारा कोई हित कर देंगे या हमारी शिक्षा प्रणाली को या हमारी सामाजिक समस्याओं को दूर कर देंगे, हमारी आर्थिक समस्याओं को, राष्ट्रीय समस्याओं को, सबको क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। ऐसा उनका मानना था। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को जो शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए वह शिक्षा ऐसी हो जिससे कि उनको श्रम का महत्व पता लगे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बात की है। और वो श्रम भी क्या है, उनको एक तो खुद को फिट रखेगा, शारीरिक रूप से मेहनत का उनको अनुभव होगा और वे दूसरे व्यक्ति की मेहनत का भी क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ऐसे वो भी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में अगर आत्मनिर्भरता या आत्म तत्व को लेकर किसी तरह की कोई दुविधा है या वो उसके प्रति जागरूक नहीं है, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली क्या है, बेकार है। शिक्षा प्रणाली का जो उद्देश्य हमने अभी सिद्धांतों के आधार पर देखा है वो है व्यक्ति को आत्मज्ञान करवाना। और आत्मज्ञान करवाने का उद्देश्य क्या है कि वो क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। देखें आप इसमें गांधी जी के अनुसार ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए
जो कि क्या बताए, आत्मनिर्भरता का महत्व बता सके। जागरूक कर सके। ठीक है, पहली बात हमें क्या करें कि ये बता सके कि आत्म शिक्षा, आत्म जागरूकता होती क्या है। फिर आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का सामर्थ्य भी क्या करे, प्रदान करे। प्राप्त करने का सामर्थ्य भी हमें भर दे। ये कहने को तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जो शब्द है जब आपको जोर आएगा जब आप आत्मनिर्भर होंगे। भारत को भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं आत्मनिर्भर होने में या आत्मनिर्भरता का पालन करने में। आत्मनिर्भरता जितना छोटा दिख रहा है उतना ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आजकल बच्चे आप देखते हैं कि आजकल पढ़ रहे होते हैं, कोई सीरीज से पढ़ रहा होता है, कोई पासबुक से पढ़ रहा होता है, कोई एक बुक लेकर आता है, कोई नोट्स कॉपी करा लेता है या कोई नोट्स तैयार करता है। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। किसी को लगता है कि अच्छी सीरीज लाना भी अपने आप में आत्मनिर्भरता है। अच्छी पासबुक लेकर आ जाएं तो वो भी क्या अपने आप में बड़ी आत्मनिर्भरता है। देखो हमने बिना किसी की सहायता के एक अच्छी पासबुक या सीरीज का चुनाव कर लिया। एक अच्छी बुक लेकर आ गए, उस बुक में अंदर ही लाइन अंडरलाइन कर दी और ये हो गया, ये देखो साहब आत्मनिर्भर हो गए, एग्जाम में इसको हम ऐसे कैसे उतार कर याद कर लें। तो आत्मनिर्भरता के आपके अनुसार कई कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आत्मनिर्भरता ये भी नहीं है कि हम खुद के गुरु खुद ही बन जाएं। वहाँ पर ये है कि जो दिशा आपको दिखाई जा रही है उसको, उसके अच्छे तत्वों को ग्रहण करते हुए अपनी तरफ से आप क्या उसमें और जोड़ सकते हैं। देखो आगे देखिए गांधी जी क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो, क्या जोड़ दें तो सामर्थ्य कैसे बनेंगे आपके अंदर। तो ये कह रहे हैं कि आप में समीक्षात्मक और देखिए यहाँ गांधी जी का उद्देश्य है, यहाँ गांधी जी का उद्देश्य जो शिक्षार्थी हैं, किसी भी उम्र किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, शिक्षार्थी में स्वतंत्र, समीक्षात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। यही मैं आपको भी स्पष्ट कर रहा था। ये उसकी सामर्थ्य आता है। फिर ये क्या कहलाएगा, उसका सामर्थ्य। अब यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, बिना किसी भेदभाव के अगर उसमें कोई अच्छी बात है तो उसको उजागर करना, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं या शिक्षा जो आपको उपलब्ध करवाई जाए उसकी समीक्षा करना। समीक्षा करते हुए आप उसमें, मैंने कई बार आपको ये बताया कि समीक्षा कर लिया आपने, अच्छी है या बुरी है, तो अगर कहीं कोई कमी है तो उसको अच्छा करने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं, उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, ऐसा दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण आपने डेवलप करना ही गांधी जी की शिक्षा का उद्देश्य रहा है या उनकी ये योजना रही है। या वो चाहते हैं कि हम बालकों से ऐसे कार्य करवाएं या इस तरीके के काम करवाएं जिससे कि उनकी एक तो स्वतंत्र सोच डेवलप हो। जरूरी है वो कॉपी करते जाएं। कहा गया है शायर, सिंह, सपूत, ये तीनों क्या है, लीक नहीं चलते, अपना खुद का रास्ता निकालते हैं। वो यही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, शायर, सिंह और सपूत, ये आपने पढ़ा होगा कहीं, दोहा है, अच्छी बात कह रहा है वो। तो वो क्या है कि शेर भी किसी को फॉलो नहीं करता है, शायर भी नहीं करता है, अपना अलग रास्ता निकालता है, और सपूत भी अपने कार्यों को उन परिस्थितियों के अनुसार ढालता है जो आज में चाहिए, आज में आवश्यक है, या आज समाज को जो नेतृत्व देने की जहाँ आवश्यकता है वहाँ वो नेतृत्व देने का प्रयास करता है। तो वो कब करेगा, जब उनकी सोच क्या होगी, स्वतंत्र होगी, उन पर किसी का दबाव नहीं होगा। और अगर आप किसी को फॉलो कर रहे होते हैं
तो आपकी सोच समझ जो दृष्टिकोण है वो भी उसी के अनुसार होने लगता है, जो कि गांधी जी के अनुसार बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। शिक्षा की योजना जो गांधी जी प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें एक ऐसा दृष्टिकोण डेवलप करना चाह रहे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं की अपनी सोच रखें, अपनी समीक्षाएं करें, अपने आधार पर उसको क्या उसकी वृद्धि कैसे की जा सकती है, उसका विकास कैसे किया जा सकता है, इसके आइडियाज़ उनके पास उपलब्ध हों और वो उसको वैसा ही फॉलो भी करता हो। ठीक है, आगे देखें आप इसमें। और इसीलिए गांधी जी ने क्या बनाई है, इसीलिए गांधी जी ने शिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुनियादी या प्रारंभिक, जिसको कहते हैं प्रारंभिक और बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा में डिवाइडेशन किया है, या उसको लेकर योजना प्रस्तुत की है। यानी दो भाग कर दिए उन्होंने, उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा। तो इन आप समझ गए होंगे, जो कि सारे विषय एक साथ जब आप पढ़ेंगे तो बुनियादी शिक्षा, और जब आप अपनी क्षमताओं के अनुसार अलग अलग विषयों को पढ़ेंगे तो वो किस में आएगी, उच्च शिक्षा के रूप में। ठीक है, आगे देखें आप, एक एक करके चलते हैं अब आगे इसी में। अब बुनियादी शिक्षा क्या है देख लेंगे अभी, आप आगे चलें। बुनियादी शिक्षा आप जानते हैं, बुनियादी शिक्षा का मतलब वो हमारा बेस जिस पर हमारा भविष्य आगे निर्भर करेगा, यानी जिस चीज़ को लेकर हम आगे चर्चा करने वाले हैं या आगे जो काम हम करने वाले हैं, यानी ऐसी कॉमन चीज़ें जो सभी किताबी ज्ञान को अर्जित करने में एक समानता या सिमिलरिटी को लेकर आगे बढ़ती हैं, वो सारी क्या कहलाएंगी, बुनियादी शिक्षाएं। हर विषय की कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ होती हैं, चाहे साइंस हो, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या जो भी विषय हो, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलरिटी होती है जो उसको अन्य विषयों के साथ जोड़ती है, तो वो आपकी किस में आएगी, बुनियादी शिक्षा में। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको उस शिक्षा से क्या करती हैं, अलग करती हैं, या उसकी विशेषज्ञता जो होती है वो अन्य विषयों के साथ सिमिलर नहीं होती है। उसको आपको कहाँ पढ़ने के लिए कह रहे हैं, उच्च शिक्षा में। कहाँ पढ़ने की बात कर रहे हैं हम, उच्च शिक्षा में। आगे देखें, अब जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे किसकी, बुनियादी शिक्षा। शिक्षा योजना में पहली बात है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा, बुनियाद एक नाटक आता था पहले, तो बुनियाद क्या होती है, नींव। बुनियादी किसको कहते हैं, नींव को। गांधी जी का मानना है कि सहज ज्ञान विकसित होना चाहिए, गांधी जी के अनुसार बालकों की सहज ज्ञान प्रवृत्ति को विकसित किया जाना चाहिए। सहज ज्ञान प्रवृत्ति को विकसित किया जाना चाहिए। यानी जिस भी स्टूडेंट को आप नॉलेज देना चाहते हैं, एडमिशन देना चाहते हैं, उसमें ये व्यवस्था हो कि उसकी सहज रूप से ज्ञान प्राप्त करने की क्या हो, कैपेसिटी हो। सिर्फ अक्षर ज्ञान की अपेक्षा अब अक्षर ज्ञान को आपने भी देखा होगा, बोल बोल कर बताया जाता है और रट लिया जाता है। भूगोल, गणित, विज्ञान जैसे विषयों का मौखिक ज्ञान कराया जाना चाहिए। मौखिक ज्ञान या
प्रत्यक्ष ज्ञान भी जिसको हम कह सकते हैं। ये गांधी जी उस समय कह रहे थे, अब तो यही चल रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान करवाया जाना चाहिए। इसकी समय सीमा लगभग 6 माह होनी चाहिए। लगभग 6 माह होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि जब आपके ज़माने में अब आप पढ़ते थे या छोटे थे, जब केजी या यूकेजी वगैरह होती थी, उससे पहले प्रेप होने लग गई आजकल। उस प्रेप में बच्चा क्या करता है, जाना, हम कहते हैं ना जिसको जाना आना सीखना चाहिए, जाएगा आएगा बैठेगा उठेगा बातचीत करेगा, उस तरह के जो सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ गांधी जी, कि वो समझे हाँ भाई ये ऐसी स्कूल होती है, देखे आसपास के, क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर निकलेगा और घर से जब बाहर निकलेगा तो उसके आधार पर वो काम करेगा। तो वो अपने आसपास के माहौल को देखेगा, उसको निरखेगा, उसकी प्रतीक्षा करेगा, उसकी तुलना करेगा आपसे। मनुष्य न केवल बुद्धि, न केवल शरीर और न केवल हृदय और आत्मा है, ये तीनों का विकास ही है जो मनुष्य को मनुष्य सिद्ध करता है। देखें, मनुष्य न केवल बुद्धि, न केवल शरीर और न केवल आत्मा है, वह इन तीनों के मेल से हृदय भी है, आप जानते हैं ना मन जिसकी बात करते हैं, मन कहाँ है शरीर में ये पता नहीं लेकिन है। तो इन तीनों के ही समान विश्वास से मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध होता है। इन तीनों के विकास से ही, ये गांधी जी को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। तो गांधी जी को जब भी आप कहेंगे शिक्षा से तो इनके बारे में इनके सेंटेंस कहेंगे, मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध होता है और यही सच्चा ज्ञान है। पहले भी हमने बात की है, और यही सच्चा ज्ञान है। ठीक है, तो ये सेंटेंस गांधी जी के हैं। तीनों में संतुलन बनाए, तीनों में संतुलन बनाने के लिए ही किस प्रवृत्ति को विकसित करने की बात कर रहे हैं? सहज ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है वो तभी आएगी जब आप तीनों में क्या बनाएंगे? बैलेंस बनाकर चलेंगे। रट लिया, रटकर सामने वाले को बोल दिया, आप में वो भाव विकसित नहीं हो रहे, आप उन भावों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। शब्द तो समझ में आ रहे हैं कि सत्य बोलिए, लेकिन सत्य एक्चुअल में होता क्या है, सत्य कब नहीं बोलना चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं। और हमारे यहाँ कहा भी क्या है, मीठा और सत्य ये दोनों चीज़ें एक साथ हों तो ये दुनिया में अमृत के समान होती हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं होती हैं। कुछ लोग सत्य बोलेंगे तो ऐसे धमका कर जिसको एहसान कर रहे होते हैं, कुछ लोग मीठा बोलेंगे लेकिन झूठी चापलूसी करेंगे, प्रशंसा करेंगे आपकी। इस तरह से दोनों का मेल नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देखें आप। उन्होंने अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को क्या किया है? ग्रामोन्मुखी बनाने का प्रयास किया है। पहले से बात कर लें, बुनियादी शिक्षा की बात करें तो ये बात वहाँ भी लिख सकेंगे हम। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को क्या मान रहे हैं? अलग अलग साथ नहीं चलना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत गणित, विज्ञान, साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। दी जानी
चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हाथ के जो कार्य हैं, यानी कलाकारी के जो कार्य हैं, जैसे दस्तकारी, सिलाई, बुनाई, ऐसे कार्यों को भी क्या दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उद्योग संबंधी कार्यों की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब आप समझ गए इसका उद्देश्य क्या है। अब इसका उद्देश्य यही है कि वो बालक क्या करे। अभी मैंने आपको जो आत्मनिर्भरता का जो बिंदु बताया था उसके अंतर्गत ही गांधी जी क्या कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। एक तो इससे उसके व्यक्तित्व का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। इससे शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है बालक में जब वो इस तरह की एजुकेशन प्राप्त करता है और अपने कार्यों के प्रति जागरूक होता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। पहली बात तो ये हो, ठीक है। दूसरा, वह अपना खर्च, भारत जैसे गरीब देश में एजुकेशन पे खर्च बाद में किया जाता है, पहले पेट भरने के लिए खर्चा ढूंढा जाता है। पेट कैसे भरेंगे, वह अपना खर्च स्वयं कर सकेगा, अर्थात आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। तो यही हमारी शिक्षा का क्या है, मेन उद्देश्य है। ये उनकी योजना भी है। अभिभावकों की मदद होगी। अब मैंने आत्मनिर्भरता अलग से क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो किस में लिख दिया हमने, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हमने इन बिंदुओं को लिख दिया है। आगे देखें और एक बार देख लें हम इम्पोर्टेंट बातें क्या है। सहज ज्ञान प्रवृत्ति आप समझ गए कैसी होती हैं, छूकर, देखकर, चखकर, सुनकर, इन प्रवृत्तियों के द्वारा, सुनकर, देखकर, चखकर, बोलकर, ज्ञान जो प्राप्त करेगा वो कैसी प्रवृत्तियों के अंतर्गत आएगा, सहज ज्ञान प्रवृत्ति के अंतर्गत। तो जब आप ऐसा कुछ कर लेते हैं, आप किसी चीज़ को बोल लेते हैं, पहाड़ी पे अगर आपने बोल लिया तो याद हो गया, आपने किसी चीज़ को देख लिया तो सहज में आपको क्या हो गया, याद हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनके कारण ही पहले से ज़्यादा संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं एजुकेशन फील्ड में। या आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए या किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाइए, गवर्नमेंट स्कूल में भी धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह से बालकों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। तो इससे बालक खुद करेगा, खुद सीखेगा, तो वह उनके उस प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत आएगा और ये स्थायी भी होता है। हम बात करें बार बार, ये कैसा होगा, ये सहज प्रवृत्ति से सीखा गया ज्ञान या ये स्थायी ज्ञान होगा। ज़्यादा समय तक क्या रहेगा, उस बालक को याद रहेगा। ऐसा कौन कह रहे हैं, गांधी जी ऐसा कह रहे हैं और गांधी जी के अनुसार ये उचित है। देख लें आप एक बार इसको, कैसा ज्ञान कराया जाए,
अब सहज आपने कह दिया, अब वो चखेगा नहीं, आपने उसको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं करा, आपने कह दिया एप्पल ऐसी होती है। अब एप्पल का चित्र जरूरी है कि एग्जैक्ट वैसा ही बनता हो, इसलिए उसका क्या कराया जाना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान, उसकी सहज ज्ञान प्रवृत्ति के अंतर्गत। गांधी जी कह रहे हैं कि मनुष्य न केवल बुद्धि, न केवल शरीर और न केवल आत्मा और हृदय का नाम है या उसके अंतर्गत आता है, अपितु उसका जो विकास है वो इन तीनों के ही विकास से ही मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध होता है। और जब इन तीनों में बैलेंस आ जाएगा तो उसी को क्या कह देंगे आप, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, तीनों में बैलेंस करना। वैसे तो हमारी जो धार्मिक जो पद्धति है उसमें राक्षसी प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति, रज तम और दैव्य जो गुण हैं उनके बीच में संतुलन बनाने की बात करें, यानी 3 प्रकार के हमारे जो गुण हैं उनको बैलेंस करने की बात करते हैं वहाँ पर। तमस यानी राक्षसी प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति और देवीय प्रवृत्ति, ये तीनों प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनमें बैलेंस करने को ज्ञान कहते हैं। और यहाँ पर किसमें, बुद्धि, शरीर, आत्मा और मन, इन चारों में जब आप बैलेंस कर लेंगे स्थापित, तो आप क्या कहलाएंगे, मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा कहा जाएगा। आप खुद जानते हैं कि विदेशों में ऐसा होता है ना, इंटर्नशिप जिसको कहते हैं, इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप में क्या होता है, वो कार्य कुछ घंटे के कार्य करना आवश्यक होता है, कुछ घंटों का आर्थिक कार्य करना आवश्यक होता है। आप मेडिकल फील्ड में चले जाइए, मेडिकल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, किसी हॉस्पिटल से संबंध होते हैं, आगे बात करेंगे, गांधी जी भी यही कहेंगे। तो ऐसे जो काम होते हैं उसमें क्या करता है वो व्यक्ति, कुछ घंटे काम करता है और उस काम करने की प्रक्रिया के तहत उसको जो धन मिलता है उसको वो अपनी एजुकेशन पे खर्च कर लेता है, अभिभावकों की मदद कर देता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करता है। वो कब पॉसिबल हुआ, जब हमने उसको गणित के अलावा विज्ञान साहित्य की शिक्षा तो दी, लेकिन इसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकली कोई काम करने की भी हमने व्यवस्था की, ताकि उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो आत्मविश्वास है वो डेवलप हो और वह अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए स्वयं कार्य कर सके। आगे चलते हैं, बुनियादी शिक्षा में चल रहे हैं भी, देखते जाएं आप, विषय को समझकर चले। गांधी जी जो कह रहे हैं वो मान्य है, या गांधी जी ने विदेशों में भ्रमण किया तब उन्होंने ये व्यवस्था देखी तो उन्होंने भारत के लिए या भारत की शिक्षा प्रणाली में भी इन तत्वों को शामिल करने का प्रयास किया है। आगे चलें, देखें आप, प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। विचार दे रहे हैं, योजना, अपना प्लान बता रहे हैं गांधी जी कि मैं अगर प्रिंसिपल होता तो मैं कैसा स्कूल चलाता, या मैं शिक्षा मंत्री होता तो क्या करता है। अब बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, ताकि वो व्यक्ति या जो वो विद्यार्थी है उसकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। अगर वो बार बार अपना फेल होने का रिकॉर्ड बना रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उसके अनुसार उसको काम दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। यानी अंग्रेजी माध्यम को
प्राथमिकता नहीं दें आप प्राथमिक स्तर पर। गांधी जी के अनुसार अभी भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5वीं तक इंग्लिश मीडियम समाप्त हो गए अभी नई शिक्षा नीति के आधार पर। अब ये गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज़ हम अपनी मातृभाषा में स्पष्ट तौर पर अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं वो हम किसी अन्य भाषा में नहीं समझा सकेंगे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत अगर स्कूली शिक्षा की बात करें तो वह मैट्रिक तक का जो पाठ्यक्रम होता है वो प्राप्त हो जाना चाहिए। मैट्रिक तक का ज्ञान। यानी मैट्रिक तक को क्या मान रहे वो, प्राथमिक शिक्षा तक, उसके बाद उच्च शिक्षा प्रारंभ होती है। ठीक है, आगे चलें आप। साथ ही यह भी व्यवस्था होनी चाहिए भी होनी चाहिए कि वह बालक मातृभाषा के साथ साथ, विषय तो वही है जैसे आपको पता है, विषय तो लगभग वही है जो उस समय थे, उनका स्तर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कठिन हो जाएंगे। मातृभाषा के साथ साथ स्वेच्छा से, दबाव से नहीं, स्वेच्छा यानी अपनी मर्जी से, ऑप्शनल, जैसे आप लेते हैं 11th में वैसे ऑप्शनल होना चाहिए वो मैट्रिक तक। स्वेच्छा से क्या कर ले वो, अन्य भाषाओं को भी सीखे। अन्य भाषाएं भी सीख ले। ठीक है, तो ये उनकी प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में कुछ सुझाव दे रहे हैं गांधी जी। बुनियादी में ही चल रहे हैं भाई, बुनियादी में प्राथमिक तक मान रहे हैं हम। आगे देखें, ये प्राथमिक थी, इसी के तत्व चल रहे हैं। अवधि 7, मातृभाषा मैट्रिक तक की, और स्वेच्छा से अन्य भाषाओं का अध्ययन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि 10वीं में आप देते हैं, 3rd लैंग्वेज लेते हैं, 9th और 10th में, 8 तक तो सारे ही पढ़ते हैं, 9th 10th में एक लैंग्वेज और बदल जाती है। इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर फ्रेंच, आजकल जापानी ली जा रही है, और हिंदी मीडियम में या किसी अन्य प्रकार के गवर्नमेंट स्कूलों में तृतीय भाषा के तौर पर संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। आगे चले, गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या कहता है, तो इनको देखें आप। गांधी जी कहेंगे सांप्रदायिक आधार पर शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। देखें, गांधी जी के अनुसार सांप्रदायिक आधार पर या सांप्रदायिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। बालकों में शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास किया जाना चाहिए। ये ध्यान कर लें आप, कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, नैतिक विकास को बढ़ाने वाले। या नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आप जानते हैं कि बचपन में जो संस्कार आप में आ जाएंगे वो आजीवन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने बचपन में ही सोच लिया मुझे झूठ बोलना है, या झूठ बोलने पर आपको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया, या सत्य बोलने का महत्व नहीं बताया गया,
तो कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े होकर अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे राजनेता बन सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आपको उस पहले झूठ पर या पहली गलती पर अच्छी प्रकार से समझा दिया जाए या सत्य बोलने का महत्व आपको बता दिया जाए तो आप आजीवन झूठ बोलने से डरेंगे, या डरेंगे मतलब आप में सत्य के प्रति अच्छी धारणा डेवलप होगी। तो नैतिक विकास क्यों किया जाना चाहिए आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके द्वारा नैतिक या मानवीय आधार पर शिक्षित व्यक्ति सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। कई बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट या अच्छे पोस्टों पर बैठे हुए व्यक्ति भी धार्मिक उन्माद या धार्मिक विवादों को जन्म दे देते हैं। तो ये इसका मतलब वो गांधी जी की धारणा में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा माना जाएगा। तो हम अगले अगले बिंदु कर रहे हैं, आप इसको एक अगले बिंदु में एक साथ लिख देंगे सांप्रदायिकता के आधार पर, तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। सांप्रदायिक शिक्षा का किसी भी हमारे संविधान में भी कहा गया है कि शिक्षा धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और जो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार मिला हुआ है 29 और 30 में, उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति और लिपि और भाषा को बचाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को अलग से अधिकार दे रखे हैं कि वो अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को बचा सके। लेकिन वहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप धार्मिक शिक्षा देने और सांप्रदायिक शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र हैं। आगे देखें इसमें, और शिक्षा बालक बालिकाओं यानी लिंग भेद नहीं होना चाहिए। बालक बालिकाओं को समान रूप से उपलब्ध हो। किसी प्रकार का कोई लैंगिक मतभेद नहीं हो। ठीक है। माध्यमिक स्तर की एजुकेशन अनिवार्य हो, जैसे अभी कर दिया ना हमने, प्राथमिक स्तर पर किया हमने, तो माध्यमिक स्तर तक शिक्षा अनिवार्य हो। अब आप समझ गए कि अनिवार्य होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई लोग एजुकेशन करवाते नहीं हैं, या बालिकाओं को छोड़ देंगे तो बालकों को करा देंगे, बालकों को उच्च एजुकेशन भी करवाते हैं लेकिन लड़कियों को एक लिमिट तक या शादी होने से पूर्व तक एजुकेशन करवाते हैं, फिर बाल विवाह हो जाते हैं या कई प्रकार के अन्य व्यवधान आ जाते हैं जिनकी वजह से वो बालिकाएं उस समय में एजुकेशन पूरी नहीं कर पाती थी। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि सबके लिए कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, ये गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार हैं प्राथमिक शिक्षा के संबंध में। और प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत हमने बात की है माध्यमिक यानी 10वीं तक यानी मैट्रिक तक की एजुकेशन के विषय में हमने अपने विचार रखे हैं। हमने का मतलब गांधी जी के द्वारा ये विचार प्रस्तुत किए गए हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि यहाँ ऐसी शिक्षा मिले जो व्यक्ति के नैतिक, शारीरिक और मानसिक तीनों प्रकार के विचारों को अच्छी प्रकार से इम्प्लीमेंट करने के योग्य उस व्यक्ति में क्षमताएं डाले, या उसको इतना योग्य बनाए कि वह अपने इन तीनों प्रकार की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, या उसकी तीनों प्रकार की जो सहज प्रवृत्तियां या ज्ञान जिन जिन माध्यम से उसको हो सकता है उन सभी प्रकार से उसको ज्ञान उपलब्ध हो। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी के, मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने बचपन पर इसलिए ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने खुद ने भी, सेल्फ ने भी कभी बचपन में जो घटनाएं या दुर्घटनाएं घटी हैं, मैंने आपको बताया कि एक एग्ज़ाम में उनको कहा गया कि टीप के पास हो जाइए, एग्जामिनर आया हुआ था परीक्षण करने के लिए, लेकिन गांधी जी ने वहाँ टीप कर पास होने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तब वो छोटे ही थे।
ऐसी कई प्रकार की घटनाएं उनके जीवन में हो चुकी हैं जिनके आधार पर आप उनके नैतिक स्तर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे वो बड़े हुए तो उसी प्रकार की उनकी नैतिकता के प्रति जो उत्कंठ आकांक्षा थी वो बढ़ती जा रही थी और उन्होंने इसी प्रकार का व्यवहार किया। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन समाप्ति तक किसी भी प्रकार के अनैतिक या आपराधिक कार्यों में उनका योगदान कहीं भी दिखाई या सुनाई नहीं देता। हो सकता है आप किन्हीं घटनाओं के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी अपनी स्वतंत्रता संबंधित किसी विचार को लेकर आप उनके प्रति किसी तरह का कोई विचार डेवलप कर लें, ठीक है, लेकिन वह उन परिस्थितियों में उचित हो या नहीं हो ये नहीं कहा जा सकता। आगे चलते हैं उच्च शिक्षा के लिए। बुनियादी शिक्षा के बाद गांधी जी बात करें किसकी? उच्च शिक्षा। अपना विषय है समझने का। आप समझ लेंगे जितना तो आज अपनी प्राथमिक, आप ये बात भी ऐड कर सकते हैं, वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बालकों को राज्य के द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जो ऐसी है ना, ये इसकी शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 25% सीटें रिजर्व होती हैं RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत। ये अब आ रही हैं बातें, 2010 से लागू हुआ था ये, ठीक है। तो आप ये देखें कि वो भी एक प्रकार का इसी तरह का बात कर रहे थे। अब इसकी योजना देखिए बी, उच्च शिक्षा को लेकर। बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एक में कर दी, ये है उच्च शिक्षा, गांधी जी की उच्च शिक्षा संबंधी योजना। अब गांधी जी कह रहे हैं कि आप शिक्षा को, गांधी जी कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा है मैं उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, यानी खराब भी नहीं मानते हैं लेकिन ज़्यादा महत्व भी नहीं देते। क्यों? देखें आप, वो कह रहे हैं कि शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गांधी जी का मानना है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है या नहीं? ठोकर खा कर भी जो आप सीखते हैं वो भी शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन उसकी कोई डिग्री नहीं मिलेगी, आपको कोई उपाधि नहीं मिलेगी, अनुभव मिलेगा। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसी शिक्षा जरूरी नहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्राप्त हो, ठीक है। आगे देखें, इस कारण वे मात्र महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में मिलने वाली एजुकेशन का समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। इस कारण वे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में मिलने वाली शिक्षा का समर्थन नहीं करते हैं। महाविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ मिलने वाली शिक्षा को संपूर्ण नहीं मानते हैं। अत्यधिक महत्व नहीं देते हैं। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों? क्योंकि वह सिर्फ कैसी शिक्षा है, वहाँ पर सिर्फ किताबी ज्ञान उपलब्ध करवाया जाता है, और अगर ऐसा है तो वह किताबी ज्ञान आपके जीवन में किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो सकता है, महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। उनका मुख्य जोर, उनका मुख्य विचार आत्म साक्षात्कार
कराने वाली शिक्षा के प्रति है। ठीक है, इसके लिए वो क्या सुझाव देते हैं? वो ये कहते हैं कि विद्यार्थियों को ग्रामीण जीवन में और शहरी जीवन में क्या स्थापित करनी चाहिए? आत्मनिर्भरता। देखें, एक तो ये हो गया आत्म साक्षात्कार, दूसरा ग्रामीण व राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ना चाहते थे। कौन सी शिक्षा को? उच्च शिक्षा को। अब इसके लिए वो क्या सुझाव दे रहे हैं? एक सुझाव तो वो दे रहे हैं कि उच्च शिक्षा पर होने वाला व्यय किसके द्वारा वहन नहीं किया जाना चाहिए? राज्य के द्वारा। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो भी कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि शिक्षा है, कृषि शिक्षा को स्वयं पोषी या स्वपोषी आधार पर अब कृषि शिक्षा प्राथमिक में नहीं आएगी, बुनियादी में नहीं आएगी, उच्च शिक्षा में आएगी, और वर्तमान में हो भी यही रहा है। आगे देखें, उच्च शिक्षा निजी संस्थाओं के द्वारा निजी संस्थाओं को सौंप देनी चाहिए। निजी संस्थाओं को सौंप देनी चाहिए। ठीक है, और देखें आप, कला जो संस्था है, कला कहते हैं या उच्च शिक्षा जो मैंने बताई है, यहाँ पर एक ही बात है, तकनीकी शिक्षा। औद्योगिक संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये जो टेक्निकल एजुकेशन है उपलब्ध करवाएं वे। उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, तो ये कुछ सुझाव दे रहे हैं गांधी जी बड़ी उच्च शिक्षाओं में। जहाँ तक माध्यम की बात, वो कह रहे हैं अंग्रेजी मीडियम नहीं होना चाहिए, मेडिकल विद्यालय अस्पतालों से जोड़ देने चाहिए,
अब देखो, अभी बात करेंगे, एक मिनट। इसी तरह मेडिकल कॉलेज किसके से जोड़ देने चाहिए? हॉस्पिटल से। ये कुछ सुझाव दे रहे हैं मिस्टर गांधी। अब आप ये देखें कि ये विचार देने के पीछे उनके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों वो ऐसे कारण उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उनका स्पष्ट तौर से मानना है कि कोई भी जो एजुकेशन है वो पहली बात तो राज्य द्वारा वहन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य के पास शिक्षा के अलावा भी कई महत्वपूर्ण कार्य हैं और शिक्षा एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इनको नियंत्रित कर सकती है अच्छे से क्या पढ़ाया जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि व्यय सिर्फ राज्य के द्वारा वहन नहीं हो, उच्च शिक्षा जो है उसका जो व्यय है वो निजी संस्थाओं के द्वारा व्यय किया जाना चाहिए। क्योंकि देखो, शिक्षा की आवश्यकता किसी व्यक्ति को जीवन को साकार करने के लिए तो है ही, उसके अलावा शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता इन निजी संस्थाओं को भी ज़्यादा होती है। तो ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के द्वारा जो अन्य आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि उस समय की तात्कालिक जो भारत की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये जो तत्व हैं ये ज़्यादा मुख्य रूप से प्रभावी हो रहे थे। तो ऐसे समय में उन तत्वों की बजाय शिक्षा पर अगर व्यय होगा तो उसके कारण अन्य क्षेत्रों पर व्यय कम हो जाएगा और जिसको जैसी आवश्यकता होगी उस व्यक्ति को उसी प्रकार से शिक्षा उस निजी संस्था के द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है। कृषि को स्वयंपोषी विश्वविद्यालय के आधार पर देना चाहते हैं, क्योंकि जो कृषि है वहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे उनका फ़ायदा भी उस व्यक्ति को भी होगा, उस समाज को होगा, इसलिए उनके द्वारा खुद धन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, ज़मीन उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये किसी प्रकार से अन्य किसी माध्यम से कृषि जो एजुकेशन है उसको उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि कृषि शिक्षा में कौन आएगा? किसान भी आएंगे, अन्य व्यक्ति भी आ सकते हैं। अब किसानों के पास किसानों के खेतों को या उनकी फसलों को भी लाभ प्राप्त होगा या उनके उत्पादन क्षमताओं पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो खुद कुछ राशि जमा कराएं और फिर एजुकेशन प्राप्त करें, एग्रीकल्चर एजुकेशन। ठीक है, ऐसे ही जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनको अस्पतालों से जोड़ दें, तो वे जो भी अस्पताल है वहाँ से जो इनकम होगी इस प्रकार की एजुकेशन वो अपने छात्रों को दे पाएंगे। ये पता है उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थाओं की हम बात करें क्योंकि साधारण ज्ञान दे रहे हैं, ये कोई विशेष तकनीकी ज्ञान नहीं है। तो इस साल आपकी डिग्री कई लोगों की तो बीएड बीए कर रहे हैं और कुछ लोग नॉर्मल बीए कर रहे हैं, तो दोनों में से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज या व्यवसाय उन्मुख जो रोज़गार है वो बीएड वालों का है और जो नॉर्मल है वो सिर्फ अपनी डिग्री पूरी करेंगे। तो इसके लिए कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती किसी तकनीक की, तो वह निजी संस्थाओं को सौंप देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं मिस्टर गांधी। अंग्रेजी मीडियम को क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अंग्रेजी मीडियम आप जानते हैं कि आपकी मानसिकता को संकीर्ण कर देता है। या क्षेत्रीयता, संकीर्णता और क्षेत्रीयता जैसे तत्वों को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। भाषा संबंधी एक अभिमान की भावना आ जाती है। अंग्रेजी सीखे हुए व्यक्ति के स्टेटस को देखिए, उसके व्यक्तित्व को देखिए, आप देखेंगे तो उसमें अलग ही प्रकार का एक ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है, ऐसा मानते हैं गांधी जी। इसलिए वो कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ये राष्ट्र की बौद्धिक और नैतिक क्षमताओं को परेशान कर सकती है। राष्ट्र की जो बौद्धिक क्षमता है, राष्ट्र की बौद्धिक व नैतिक क्षमता प्रभावित होती है इससे। बौद्धिक व नैतिक क्षमता क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। और आप खुद भी देख रहे हैं कि आप जितने भी अंग्रेजों से मिलेंगे, हिंदुस्तानी अंग्रेजों से,
तो उनके बोलने चलने, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, अलग ही प्रकार की व्यवस्था को दिखाती है। तो मैंने आपको ये बताया सारे उच्च शिक्षा संबंधी जो उनके सिद्धांत हैं उनको लेकर। अब आप देखिए गांधी जी जो हैं वो शिक्षा को महत्वपूर्ण तो मानते हैं, लेकिन व्यवहारिकता के आधार पर भी उसका वर्गीकरण करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं वो? व्यवहारिकता के आधार पर उसका वर्गीकरण। तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों से स्पष्ट होता है कि गांधी जी शिक्षा को व्यक्ति के व्यक्तित्व को डेवलप करने का साधन मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो व्यवहारिक सोच अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों में शिक्षा उपलब्ध करवाए जाने के लिए अलग अलग संस्थाओं या अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। वे किताबी ज्ञान को कम महत्वपूर्ण मानते हैं बजाय व्यवहारिक ज्ञान के। किताबी ज्ञान का अपना महत्व है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान व्यक्ति में आत्मनिर्भरता के तत्व को बढ़ाता है, और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो वह व्यक्ति अपनी शिक्षा को वास्तव में सीखे गए को अप्लाई करने की योग्यता उसमें आ जाती है। अगर वो आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो इसका मतलब जो कुछ भी उसने सीखा है या समझा है वो उसने उचित प्रकार से सीखा या समझा नहीं है। ठीक है, साधारण डिग्री अलग है, टेक्निकल डिग्री अलग है। ये ऐसा कह रहे हैं तो टेक्निकल डिग्री आपको आत्मनिर्भर बनाएगी और साधारण डिग्री आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम तो बनेगी, लेकिन आपकी आत्मनिर्भरता में कहीं योगदान नहीं दे पाएगी। तो गांधी जी दोनों प्राथमिक शिक्षा को भी अनिवार्य बना रहे हैं, लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपको कुछ तकनीकी शिक्षा भी या कोई विशेष शिक्षा भी आपको प्राप्त करनी चाहिए, या आपको हस्तकार्य को भी करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा मिस्टर गांधी जी के द्वारा विचार रखा जा रहा है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। अगर हम बात करें सर्वांगीण विकास, हमने कहा था, और साथ ही व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास, सहिष्णुता और कर्तव्यबोध की अनुभूति होनी चाहिए। शिक्षा वो हो जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने दायित्व का भी बोध हो और उस दायित्व के निर्वहन के लिए उसमें क्षमताएं भी आ जाएं। अंत में विवेचन करें, बात करें शिक्षा नीति की, तो वो कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का विकास करने वाली हो, उसमें सहिष्णुता को बढ़ाए, क्योंकि भारतीय परिस्थितियां कैसी हैं, विविधता से भरी हुई है, और इस विविधता से भरी हुई परिस्थिति में अगर आपको संतुलन बनाना है तो आपके अंदर सहिष्णुता हो, और वो किसके माध्यम से आए, एजुकेशन के माध्यम से। ऐसा और ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं गांधी जी। इस प्रकार हम गांधी जी के व्यवहारिक और सैद्धांतिक विचारों को, योजनाओं को समझते हुए समझते हैं कि गांधी जी का जो विचार था वो आज वर्तमान में भी अप्लाई किया जा रहा है, या कई जगह ट्रेनिंग, इंटर्नशिप मैंने अभी बताई आपको, वो दी जा रही है। प्राथमिक शिक्षा मुफ्त कर दी गई है। यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास हो सकता है, लेकिन अनिवार्य करने के लिए मुफ्त किया गया उसको, कि अनिवार्य रूप से सबको मिल पाए, इसके लिए उसको क्या कर दिया गया, मुफ्त किया गया। अभी तो 25% सीटें मुफ्त हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले समय में प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त कर दी जाए। गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो आप तो पूरी तरह से मुफ्त है, वो कुछ भी हो सकता है आने वाले स्तर पर, लेकिन ये कहीं ना कहीं विचार, ये बुनियादी शिक्षा, ये इसको वर्धा प्लान भी कहा जाता है। शिक्षा का, बुनियादी शिक्षा के प्रति जो विचार गांधी जी ने व्यक्त किए उनको वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं गांधी जी की, ये ध्यान रखें। वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है बुनियादी शिक्षा के प्रति जो विचार है उनके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप। इस तरह हमारे गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार क्या हो गए हैं, पूरे हो गए। अब हम उनके अगले विचार देखेंगे, ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो
ठीक है, देख लें आप एक बार, ये याद रखें आप इन विचारों को। एक तो शिक्षा सभी के अनुसार कैसी है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वे सिर्फ विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शिक्षा को क्या नहीं मानते हैं, उच्च शिक्षा की बात करें, महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। शिक्षा क्या करवाया आपको, आत्म साक्षात्कार करवाया। अब आत्म साक्षात्कार से क्या मतलब हो गया, जीवन का उद्देश्य और उसे प्राप्त करने का मार्ग उपलब्ध करवाना, उसे प्राप्त करने का मार्ग खोजना। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, ये गांधी जी ने खुद ने भी कहा, उनके सामने जो चुनौती थी राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा वही थी। परतंत्र जो व्यक्ति होता है उसका अपना कोई हित या उद्देश्य नहीं हो सकता, तो सबसे पहली आवश्यकता हो गई कि परतंत्रता को दूर किया जाए। अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रीय लक्ष्य क्या और ग्रामीण लक्ष्य क्या है वहाँ, तो इस राष्ट्रीय लक्ष्य और ग्रामीण लक्ष्य की आपस में क्या कर रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं, और ये बदलते रहते हैं। आपको बताएं, आज हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य अलग हैं, आज़ादी से पूर्व राष्ट्रीय लक्ष्य है आज़ादी प्राप्त करना था, और आज हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं कि आज़ादी प्राप्त करने के बाद हम अपने राष्ट्र को किन ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, ऐसी शिक्षा प्रणाली का समर्थन करना। आज गांधी जी होते तो शायद इसी तरह की शिक्षा प्रणाली होती और इसी तरह का विकास होता जैसा कि हम चाह रहे हैं। अगर हम आज की बात करते हैं तो देखें आप, आज भी गांधी जी के इन्हीं विचारों से प्राथमिक स्तर की शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क कर दी गई है, उपलब्ध है। 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए। बालक बालिकाओं के लिए 1 अप्रैल 2010 से ये मूल कर्तव्य भी बना दिया गया है। 13वां, पेरेंट्स का तो मूल कर्तव्य है, राज्य का मूल कर्तव्य है, और इनका मूल अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार दिया गया है शिक्षा को। आज दिए, देखें आप, 70 साल के बाद मिल रहे हैं बच्चों को, 60-70 साल के बाद, 60 साल के बाद। ठीक है, वही है। आज ITI तैयार है। ITI का मतलब क्या हो गया, आपको 10वीं के बाद टेक्निकल शिक्षा उपलब्ध करवा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको उपलब्ध हो रही हैं। मैंने आपको आज तक की जो व्यवस्था है वो बता दी है। तो गांधी जी कहीं ना कहीं इसका मेन माध्यम बने थे और गांधी जी के द्वारा इस तरह का काम किया गया। आप इसे और बेटर बनाएं और अच्छा बनाएं। आप क्या विचार रखते हैं, ये मैंने आपको बुनियादी जानकारियाँ दे रहा हूँ, अच्छी हैं, पर्याप्त हैं। गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचार आते हैं या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रश्न आता है, तो आप इन विचारों को वहाँ पर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना है। ठीक है, ओके।